Welcome back in another lecture of Polity. For latest update, you can follow us on our Telegram channel or on our website that is www.aroraias.com. और अगर आप पीजीबी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन बुक्स को परचेज करने के लिए यू कैन चेक इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम करेंगे इलेक्शन लॉस के बारे में। जैसे कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई लॉज दिए गए होते हैं गवर्नमेंट के लिए डीपीएसपी के फॉर्म में, तो वैसे ही इलेक्शंस के लिए भी कुछ यहाँ पे लॉज हैं। तो सबसे पहला आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। तो इसमें क्या कहा गया है कि आर्टिकल 81 एंड आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया lays down the maximum number of seats in parliament and in legislative assembly of state। यहाँ पे जो आर्टिकल 81 है एंड आर्टिकल 170 है उसके द्वारा कि कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स रखी जाएंगी पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके बारे में बताया गया है। एंड ऑल्सो सर्टेन प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन एलोकेटिंग सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल अमंग द स्टेट्स। और कौन से प्रिंसिपल फॉलो किए जाएंगे सीट्स एलोकेट करते टाइम, वो भी इनमें बताए गए हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया lays down the maximum and minimum number of seats in the legislative council of the state। कि इस आर्टिकल में क्या बताया गया है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है स्टेट की, उसमें कितनी मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स होंगी और वो जो सीट्स हैं वो किस मेथड से फिल की जाएंगी। सो देयरफॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 was enacted to provide for the allocation of seats in the House of Parliament and in the Legislative Assembly and Legislative Council of the State। कि ये जो एक्ट था इसको इनैक्ट किया गया था किस चीज़ के लिए कि हाउस ऑफ द पीपल में जो सीट्स की एलोकेशन है उसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स की एलोकेशन कैसे होगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट्स एलोकेशन कैसे होगी। सो एक्ट मेक द फॉलोइंग प्रोविजंस। तो इस एक्ट में कुछ प्रोविजंस बनाई गई थी इलेक्शन से रिलेटेड। सबसे पहली है कि एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। की जो एलोकेशन है सीट्स की हाउस ऑफ द पीपल में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो कैसे होगी। और जो पार्लियामेंट्री असेंबली या फिर काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन होगी उसको कैसे किया जाएगा। इलेक्शन ऑफिसर्स लाइक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एंड सो ऑन। इलेक्टोरल रोल कैसे होगा पार्लियामेंट में इलेक्शंस में, असेंबली की इलेक्शंस में या फिर काउंसिल की इलेक्शंस में। एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स की जो सीट्स होंगी उनको कैसे फिल किया जाएगा। लोकल अथॉरिटीज़ फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कौन सी लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं वो आएंगी यहाँ पे इनकी इलेक्शंस के लिए। और जो कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन है सिविल कोर्ट की, उसको कैसे यहाँ से दूर रखा जाएगा। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो इसमें क्या बताया गया है कि क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, कि जो इनके मेंबर्स हैं उनको किस मेथड पे क्वालिफाई किया जाएगा, किस मेथड पे डिसक्वालीफाई किया जाएगा इलेक्शंस के लिए। नोटिफिकेशन ऑफ द जनरल इलेक्शंस, जो इलेक्शंस होंगी उनके नोटिफिकेशन के बारे में इसमें लिखा है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, वो कैसे होगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, उसको कैसे किया जाएगा। इलेक्शंस को कंडक्ट कैसे किया जाएगा। फ्री सप्लाई ऑफ सर्टेन मटेरियल टू कैंडिडेट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, तो इसके बारे में भी इसमें दिया गया है। डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस, तो इलेक्शन के डिस्प्यूट के बारे में भी इस एक्ट में बताया गया है। जितनी भी करप्ट प्रैक्टिसेस होंगी, इलेक्टोरल ऑफेंसेस किए जाएंगे, उसके बारे में भी इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट है पावर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन की पावर, अगर किसी को डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर करना हो किसी मेंबर को, उसके बारे में। जो बाई इलेक्शंस होती हैं एंड टाइम लिमिट्स फॉर फिलिंग वैकेंसीज, कितने टाइम लिमिट में जो वैकेंसीज है उनको फिल किया जाएगा। बाई इलेक्शंस मतलब कि अगर कोई मेंबर टाइम से पहले पोस्ट छोड़ दे तो उसको वहाँ पे न्यू मेंबर को इलेक्ट करने के लिए फिर से इलेक्शन जो करवाई जाती हैं उसको बाई इलेक्शंस कहा जाता है। मिसलिनियस प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इलेक्शन, और जितने भी बाकी की जो प्रोविजंस है इलेक्शन से रिलेटेड वो कहाँ पे आएंगी, इस रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 में। सो द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इंक्लूड द फॉलोइंग मैटर्स। जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस है उसमें कौन से मैटर्स आते हैं। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस मतलब कि इलेक्शंस कैसे कंडक्ट कराई जाएंगी। सबसे पहला आता है कैंडिडेट की नॉमिनेशन, कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स, जनरल प्रोसीजर इलेक्शंस का, पोल, वोट्स की काउंटिंग, मल्टीपल इलेक्शंस के रिजल्ट की पब्लिकेशन,
और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को डिक्लेयर करना, या फिर इलेक्शंस के एक्सपेंसेस के बारे में। नेक्स्ट है द प्रोविजन ऑफ द एक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस आर रिलेटेड टू द फॉलोइंग मैटर्स। इस एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं इलेक्शन डिस्प्यूट से रिगार्डिंग वो कौन से मैटर्स पे हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्शन पिटीशन टू हाई कोर्ट, कि अगर इलेक्शन पिटीशन को हाई कोर्ट को प्रेजेंट करना है वो कैसे किया जाएगा, ट्रायल ऑफ इलेक्शन पिटीशन के बारे में, विड्रॉल ऑफ इलेक्शन पिटीशन, अगर इलेक्शन पिटीशन को विड्रॉ करना हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील लगानी हो, या फिर कॉस्ट एंड सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। नेक्स्ट आता है डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002। तो इसमें क्या कहा गया है कि आर्टिकल 82 एंड 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द रीएडजस्टमेंट एंड डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द बेसिस ऑफ द 2001 सेंसस। कि ये जो आर्टिकल थे आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170, तो इसमें क्या बताया गया था कि कैसे जो इंडिया की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको रीएडजस्ट किया जाएगा 2001 का जो सेंसस आया था उसके बेसिस पे उन अथॉरिटीज़ के दौरान जिनको पार्लियामेंट के द्वारा इस चीज़ के लिए लाया गया होगा। आर्टिकल 330 एंड 332 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर रीफिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर SCs एंड STs इन द हाउस ऑफ द पीपल and state legislative assembly of the state on the basis of 2001 census। कि ये जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332, तो इनमें क्या बोला गया था कि जो SC एंड STs हैं उनकी सीट्स को रीफिक्स किया जाए लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में भी जो 2001 का सेंसस आया था उसके बेसिस पे। द प्रेजेंट जो डीलिमिटेशन थी जो अभी मतलब चली आ रही थी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिवीजन, जो स्टेट्स है उनको अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो अभी डिवाइड किया गया था वो किया गया था 1971 के सेंसस के बेसिस पे। कि जितनी 1971 के सेंसस में पॉपुलेशन थी उसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया था। तो अभी जो था इस एक्ट के द्वारा 2001 के सेंसस पे डिवाइड करने की बात की गई थी। तो अनइवन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, अभी क्या थी जो ग्रोथ थी वो अनइवन हो चुकी थी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की हर पार्ट में। तो एज विद इन द सेम स्टेट एज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस माइग्रेशन ऑफ द पीपल, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते जा रहे थे काम के सिलसिले में या फिर अपनी एजुकेशन के लिए। तो उसके कारण यहाँ पे क्या थी जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो पॉपुलेशन थी वो अनइवन हो चुकी थी। तो इसी के लिए जो डीलिमिटेशन एक्ट था 2002 में उसको इनैक्ट किया गया टू सेटअप द डीलिमिटेशन कमीशन, कि एक डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया जाए किस चीज़ के लिए कि यहाँ पे जो इफेक्टिव डीलिमिटेशन हो सके 2001 के सेंसस के बेसिस पे। तो द प्रपोज्ड डीलिमिटेशन कमीशन वुड आल्सो रिफिक्स द नंबर ऑफ सीट्स फॉर SC एंड STs ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। तो यहाँ पे इस कमीशन के द्वारा जो SC एंड STs की सीट्स थी उनको भी रीफिक्स किया गया 2001 के सेंसस पे बेसिस। और इस एक्ट में क्या बोला गया, द न्यू डीलिमिटेशन कमीशन वाज गिवन द टास्क टू ऑफ कैरिंग आउट डीलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी कि इस एक्ट के अंदर ये जो कमीशन सेटअप किया गया था इसको टास्क दिया गया पार्लियामेंट्री एंड असेंबली दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डीलिमिट करने के लिए। और इस कमीशन के द्वारा जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी 1971 के कंसेंसस पे बेसिस उसको बिना अफेक्ट किए ये सारा काम किया गया था। सो नेक्स्ट आता है अदर एक्ट्स रिलेटिंग टू इलेक्शन। तो उसमें क्या है, नंबर 1 is the Parliament Act 1959 declared that certain office of profit under the government shall not disqualify the holders therefore for being chosen as a member of parliament। इस एक्ट के दौरान क्या बोला गया था कि कुछ अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है गवर्नमेंट के अंदर तो उसको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा कि वो जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता। Scheduled Caste Scheduled Tribe Order Act of 1976 provide for the inclusion in and exclusion from the list of SCs and STs of certain caste tribes for the readjustment of representation of parliamentary and assembly constituency। तो ये जो एक्ट लाया गया था इसके थ्रू क्या प्रोवाइड किया गया था कि जो लिस्ट थी SC एंड STs की उसमें कुछ कास्ट को इंक्लूड किया गया, कुछ को एक्सक्लूड किया गया, कुछ ट्राइब्स को इंक्लूड किया गया एंड एक्सक्लूड किया गया। किस चीज़ के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की रीएडजस्टमेंट की गई थी उस चीज़ के लिए। और नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ यूनिटरी एक्ट 1963। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952।
नेक्स्ट आता है रूल्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन। सो इलेक्शन से रिलेटेड जो रूल्स है उनके बारे में। फर्स्ट इज registration of the electoral rules 1960 provide for the preparation and publication for the electoral roll। कि ये जो रूल था दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ द इलेक्टोरल रूल और 1960 में लाया गया था, जो इसके थ्रू क्या प्रोवाइड किया गया, जो इलेक्टोरल रोल है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। नेक्स्ट इज कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। इसके थ्रू क्या क्या दिया गया था कि जो इलेक्शंस है वो फेयर एंड फ्री ढंग से हो पाए। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल 1950। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ लोकसभा रूल 1985, मेंबर ऑफ राज्यसभा रूल 1985। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल 1974। नेक्स्ट इज मेंबर ऑफ लोकसभा रूल 2000, मेंबर ऑफ राज्यसभा रूल 2004। तो नेक्स्ट आता है ऑर्डर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन। तो इसमें क्या है कि इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 प्रोवाइड फॉर द स्पेसिफिकेशन, रिजर्वेशन, चॉइस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल at elections in the parliamentary and assembly constituency for the recognition of political parties in relation thereto। यहाँ पे जो ये जो ऑर्डर लाया गया था दैट इज इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968, तो इसके थ्रू जो था सिंबल देने की बात की गई थी पार्लियामेंट एंड असेंबली की इलेक्शंस के लिए, सो दैट कि उस पार्टी को उस सिंबल से रिकॉग्नाइज किया जा सके। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर जो कि 1992 में लाया गया था। सो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।